Hello everyone, welcome back to the channel Logical Talk. Today we will discuss a landmark case Minerva Mills versus Union of India 1980. आइए इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। गवर्नमेंट ने 1974 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट। इस एक्ट में ये कहा गया था कि अगर कोई मिल या कंपनी घाटे में जारी होती है तो गवर्नमेंट उसे अपने अंडर में ले लेगी, अपने कंट्रोल में ले लेगी। मिनर्वा मिल्स कर्नाटक में एक टेक्सटाइल कंपनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि मिनर्वा मिल्स घाटे में चल रही है और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट के प्रोविजन के तहत इस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और टेक ओवर कर लिया। पिटिशनर ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इसके साथ ही 42nd अमेंडमेंट के सेक्शन 4 एंड 55 को भी चैलेंज किया। सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 में क्या था? सेक्शन 4 में आर्टिकल 31C को अमेंड किया गया था। कुछ ऐसे चेंजेस किए गए थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट से सुपरसीड कर दिया गया था। मतलब फंडामेंटल राइट्स पर डीपीएसपी को वरीयता दी गई थी। सेक्शन 55 के द्वारा आर्टिकल 368 में 2 क्लॉज ऐड किए गए थे, क्लॉज 4 एंड 5। क्लॉज 4 ये प्रोविजन करता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है तो कोई भी व्यक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा इसमें प्रोविजन किया गया था क्लॉज 4 में। एंड क्लॉज 5 ये कहता था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर है। उसकी पावर पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है, अनलिमिटेड है। आइए देखते हैं इस केस का इशू क्या था। इस केस का इशू ये था कि क्या सेक्शन 4 एंड 55 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है और क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से अपना निर्णय सुनाते हुए ये कहा कि हालांकि संसद के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन उसके पास मूल ढांचे को तोड़ने की पावर नहीं है। पार्लियामेंट अपनी लिमिटेड पावर को यूज करके अनलिमिटेड पावर खुद को नहीं दे सकती। सीमित शक्ति का उपयोग करके वो खुद को ही असीमित शक्ति नहीं दे सकती है। इसलिए 42nd अमेंडमेंट का जो सेक्शन 55 है, जिसमें आर्टिकल 368 में 2 क्लॉज ऐड किए गए थे, क्लॉज 4 एंड 5, वो दोनों ही क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको डैमेज करता है। हमने केशवानंद भारती के केस में देखा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है पर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये सेक्शन 55 जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है। पावर टू अमेंड इज नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय। पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर है, उसे डिस्ट्रॉय करने की पावर नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पूरी तरह से तहस नहस करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है, नष्ट करने की पावर नहीं है, वो सिर्फ उसको अमेंड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ ऑल अमेंडमेंट्स। ये सुप्रीम कोर्ट ही है जो सारे लॉ अमेंडमेंट इन सब का फाइनल इंटरप्रेटर है। सारे अमेंडमेंट को इंटरप्रेट करने की फाइनल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। एवरी अमेंडमेंट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो सब सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हैं, सबका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। सेक्शन 4 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो दोनों साथ में चलते हैं। डीपीएसपी वो लक्ष्य हैं जिनको हमें प्राप्त करना है और फंडामेंटल राइट्स वो साधन है, वो रिसोर्स है जिसके द्वारा हम उन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों ही इक्वल हैं, इनको साथ लेके चलना है, किसी को एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं रखा जा सकता है।
और ये सेक्शन 4 जो है ये अभी इस केस में क्वेश्चन में नहीं है, तो उसको वॉइड नहीं किया गया था, तो सेक्शन 4 को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया। आई होप आपको इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।